नमस्कार दोस्तों। पिछले टॉपिक में आपने समझा कि इन्फ्लेशन क्या होता है और वो धीरे धीरे आपके पैसों को कैसे खत्म कर रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। अब एक बार सोचिए कि आपके किसी पड़ोसी ने कह दिया कि लार्ज कैप ले लो, ज्यादा सेफ होता है। किसी टेलीग्राम ग्रुप में आपने देख लिया मिड कैप ले लो, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और किसी सोशल मीडिया पे आपने देख लिया कि स्मॉल कैप ले लो, 10 गुना हो सकता है। मगर आप कंफ्यूज है इस इंसान की तरह, क्योंकि तीन अलग अलग रास्ते हैं और तीन अलग अलग डायरेक्शन, और क्लियर साइन कहीं भी नहीं है। तो इंडिया में ऐसे ही 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर है, जिसमें से ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ये नहीं मालूम है कि उनके खुद का पैसा किस कैटेगरी में लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, और कब निकलना चाहिए या फिर रीबैलेंसिंग करना चाहिए। तो आज हम इस चीज को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम समझते हैं कि मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप का मतलब होता है किसी लिस्टेड कंपनी की उस दिन की टोटल मार्केट वैल्यू। इसको निकालने का बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है। उस कंपनी के टोटल शेयर्स जितने भी हैं और उस दिन की शेयर के रेट को गुणा कर देंगे, तो उस कंपनी की मार्केट कैप निकल के आ जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी लिस्टेड कंपनी के 100 करोड़ शेयर्स हैं और उसका भाव चल रहा है 500 रुपए। तो 100 करोड़ को अगर 500 से गुना करेंगे तो ये 50,000 करोड़ आएंगे। तो उस लिस्टेड कंपनी की जो मार्केट वैल्यू होगी वो 50,000 करोड़ होगी। तो ये एक सीधा सा फॉर्मूला है। और सेबी ने इंडिया की सारी लिस्टेड कंपनीज को इसी नंबर के बेसिस पे शॉर्ट किया है। यहां आप देखेंगे कि सेबी ने जो इंडिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं, 1 से लेकर 100 तक की, उनको लार्ज कैप में रखा है। फिर उसके बाद जो 101 से लेके 250 तक की कंपनियां हैं, उनको मिड कैप में रखा है। और उसके बाद की 251 से आगे वाली कंपनियां, उनको स्मॉल कैप में रखा है। तो इसमें वो सारी बड़ी कंपनियां आती हैं लार्ज कैप में जो काफी पुरानी हैं, जो मार्केट के साथ बढ़ती हैं। और अगर मार्केट में कभी तूफान आता है तो ये टूटती नहीं है। जो बेशक शक्ति है कुछ टाइम के लिए, मगर टूटना मुश्किल है इनका। मिड कैप में क्या होता है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अच्छी होती है लार्ज कैप से। ये एक बैलेंस्ड होता है। और उसके बाद स्मॉल कैप में जो पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। हो सकता है कि फ्यूचर में स्मॉल कैप से ही निकल के कोई कंपनी मिड कैप में चली जाए, या फिर मिड कैप और या फिर लार्ज कैप में भी चली जाए। ये एक छोटे बच्चे की तरह है कि जिसका फ्यूचर अभी क्लियर नहीं है, मगर इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है स्मॉल कैप में। तो यहाँ पे जो ये कंपनियों के नाम मैंने मेंशन किए हैं, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली रेफरेंस के लिए है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अब इनकी ग्रोथ को हम आगे समझते हैं कि इनकी क्या पोटेंशियल्स हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये तीन तरह के फंड्स हैं, तीन रोल हैं, मगर गोल एक ही है कि वेल्थ क्रिएशन। तो लार्ज कैप को आप देखेंगे कि ये एक बरगद के पेड़ जैसा है, जिसकी जड़ें काफी मजबूत हैं। अगर बाजार में कोई तूफान भी आता है तो ये थोड़ा झुक सकता है, मगर टूटना इसका मुश्किल है। वहीं आप देखेंगे मिड कैप, ये एक छोटा पेड़ टाइप में है, जो हो सकता है कि समय के साथ साथ बरगद के पेड़ जैसा बन जाए। ये ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है। अभी ये बढ़ रहा है, मिड कैप का जो पौधा है, और फल देने की तरफ जा रहा है। और वहीं अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो जमीन से अभी अभी निकला है, और हो सकता है कि 20 साल बाद ये पूरा जंगल बन जाए और एक मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी बन जाए। तो अब इस नीचे वाले स्लाइड को देखिए, यहां आप देखेंगे रिस्क। तो लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क होता है, मिड कैप में बैलेंस रिस्क होता है, और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, हाई। जबकि पोटेंशियल की बात करेंगे तो स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, उसके बाद नंबर आता है मिड कैप का, और लास्ट में नंबर आता है लार्ज कैप का पोटेंशियल के मामले में। अब इन्हीं तीनों फंड के ग्रोथ को हम एसआईपी के माध्यम से समझते हैं। कि मान लीजिए आपने तीनों फंड्स में 10,000 रुपए की एक एसआईपी की 10 साल के लिए, और 10 साल में आपने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो लार्ज कैप में मान लीजिए कि जो सीएजीआर है 12% का है, ये एस्टिमेटेड है, फिक्स नहीं है। और मिड कैप में 15% का है, और वहीं अगर स्मॉल कैप की बात की जाए तो 18% का है। तो 10 साल बाद आप देखेंगे कि
लार्ज कैप के फंड्स की वैल्यू 23,20,000 रुपए होती है, और मिड कैप की वैल्यू देखेंगे आप 27,90,000 रुपए करीब होती है, और स्मॉल कैप की आप वैल्यू देखेंगे तो 33,60,000 रुपए करीब होती है। तो आप देखेंगे तीनों में बराबर 12 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए थे, बट जबकि रिटर्न जो है आपका सबसे ज्यादा स्मॉल कैप का है। ये रिटर्न देख के आपको लग रहा होगा कि सब कुछ स्मॉल कैप में डाल देना ठीक रहेगा, मगर हमेशा याद रखिए, कभी भी अपना सारा फंड एक टाइप के फंड्स में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए और स्टेबिलिटी दोनों चाहिए, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं 5 गलतियां जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स करते हैं। पहली गलती आप देखेंगे कि रिटर्न देखकर फंड्स चुनते हैं, कि लास्ट ईयर इस फंड्स ने बहुत अच्छा दिया था तो नेक्स्ट ईयर भी वही देगा। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो घोड़ा एक बार रेस जीता है वो हमेशा वही जीतेगा, क्योंकि रिटर्न चेजिंग सिस्टम जो होता है बहुत कॉस्टली होता है। मान लीजिए किसी फंड ने अगर 14% का रिटर्न दिया है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो 12% दे। तो ये कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि मतलब लास्ट ईयर इसने अच्छा किया तो हो सकता है आगे भी यही अच्छा करेगा। दूसरी चीज, रिस्क को इग्नोर करना, कि मान लीजिए किसी ने अगर सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया होता, तो 2018 में 40% के करीब डाउन था, तो क्या आप झेल सकते थे 40% नीचे? ये बताइए। तो इसीलिए कभी भी सारा फंड्स एक साथ एक जगह नहीं डालना चाहिए। तीसरी गलती, डाइवर्सिफिकेशन का भ्रम। लोग क्या करते हैं कि अपना सारा फंड्स 5 अलग अलग स्मॉल कैप फंड्स में डाल देते हैं और सोचते हैं हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने सेम रिस्क को 5 गुना कर लिया है। तो इसीलिए कभी भी एक ही टाइप के फंड्स में फंड्स नहीं डालना चाहिए, चाहे बेशक कंपनियां अलग अलग हो तो भी, बट रिस्क आपका उतना ही रहेगा। चौथी गलती, टाइम होरिजन भुला देना। आप हमेशा याद रखिए कि स्मॉल कैप और अगर मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम 7 या उससे ज्यादा ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ये नहीं कि आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दें और सोचें कि अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर किसी भी अच्छी स्मॉल कैप या मिड कैप में आपने इन्वेस्ट किया, तो कम से कम 7 से 8 साल रुकना चाहिए, तभी आपको उसका रियल ग्रोथ दिखाई देगा। और पांचवा और सबसे बड़ी गलती, एसआईपी बंद करना। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट गिरता है तो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो वहां पे पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको उसी रेट पे और ज्यादा यूनिट मिल सकते हैं। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था काफी बार। जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और आपको 10 यूनिट मिल रहे हैं, अगर मार्केट गिर गई तो उसी 1000 रुपए में आपको हो सकता है कि 12 यूनिट मिल जाए, 14 यूनिट मिल जाए 1000 रुपए में। तो इसीलिए एसआईपी कभी भी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है तो नहीं बंद करनी चाहिए। इस डायग्राम में हम एनालाइज करेंगे कि कोर और सैटेलाइट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है। तो जितना भी आपका फंड्स है, उसमें से 60 से 70% रखिए लार्ज कैप में, जो कि आपका फाउंडेशन होगा। कभी मार्केट में अगर क्रैश भी आता है तो आपका जो फाउंडेशन होगा वो नहीं हिलेगा। उसके बाद के 30 से 40% जो है आपका, वो आप रखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में, जो कि आपका आउटर एरिया होगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर ग्रोथ भी आती है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा और आपकी फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहेगी। बट इसमें सबसे बड़ी बात, एनुअल रीबैलेंसिंग जरूरी है। मान लीजिए इस 30 से 40% के पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक अगर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें अगर मान लीजिए 100% का प्रॉफिट आ गया, तो उसको बुक करके आपको किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर उन फंड्स को लार्ज कैप में डाल देना चाहिए, ताकि आपकी जो प्रॉफिट है वो भी बुक हो जाए और आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी रिबैलेंस हो जाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक 100% प्रॉफिट में आ गया और मार्केट किसी भी वजह से करेक्शन होती है, तो ये 100% आपका जीरो भी हो सकता है। तो उस टाइम आपको रिग्रेट होगा। अगर वहां पे आप बुक करके किसी और स्टॉक में भी डाल देंगे, तो वो स्टॉक जीरो नहीं होगा। अब हम आगे एज के हिसाब से एक सिंपल थंब रूल डिस्कस करेंगे कि किस एज ग्रुप में फॉल कर रहे इन्वेस्टर को कितना परसेंट किस फंड्स में यूज करना चाहिए। तो यहां आप देखेंगे कि एज 25 से लेके 35 साल तक के लोगों पर ज्यादा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं। तो उनको ये करना चाहिए कि अपने जो फंड्स है उसको 50% लार्ज कैप में रखना चाहिए, 30% मिड कैप में, और बाकी 20% स्मॉल कैप में। ऐसे ही एज 36 से 45 वाले लोगों को 60% लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में और 10% स्मॉल कैप में। और वहीं 46 प्लस वाले इन्वेस्टर्स को
ज्यादा से ज्यादा पैसा लार्ज कैप में जो कि 75% है, बाकी मिड कैप में 20%, और सबसे छोटा हिस्सा स्मॉल कैप में 5% रखना चाहिए, क्योंकि जो 46 साल से ज्यादा के इन्वेस्टर है उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियली, क्योंकि अगर वो ज्यादा पैसा अगर स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पास रिस्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे रिटायरमेंट की एज आएगी तो उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और एक बात और, हर साल रीबैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे कि प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और रिस्क भी मैनेज रहता है, कि जो अभी मैंने पीछे बताया था कि कोई स्टॉक अगर बढ़ जाता है तो उसको बेच के दूसरे स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। इसके साथ ही फंड्स चुनते वक्त आप रेपुटेड एएमसी और कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को प्रेफर करें, और साथ ही साथ फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करें अगर पॉसिबल हो तो एक बात याद रखिए हमेशा, आपके पेरेंट्स पैसों को सेविंग अकाउंट, एफडी, पीपीएफ में रखते थे, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थे कि वो इन चीजों को समझ पाते। आज आपके पास नॉलेज है, टूल है, और सबसे जरूरी आपके पास टाइम है। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये सिर्फ फंड कैटेगरीज नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि लार्ज कैप फाउंडेशन है, मिड कैप आपके बिल्डिंग की वॉल है, और स्मॉल कैप रूफ है। तो सही ब्लॉक को सही जगह रखेंगे तो सॉलिड फ्यूचर बिल्ड होगा। तो इसी के साथ आज के इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक बैलेंस शीट एनालिसिस में नेक्स्ट मंडे को। अभी तक जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो मार्केट से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, और अब हम कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपके लिए भी काफी चीजें नई होंगी। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आप मंडे को बैलेंस शीट एनालिसिस वाले टॉपिक में। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from an ISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.